हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एजी एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम दूरखिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत लेकर आए हैं आप लोगों को सामने, और इसमें हम लोग देखेंगे दूरखिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तभी पूरा देखिएगा, ठीक है, अन्यथा मत देखिएगा। वीडियो पूरा ही देखिए, ऐसे बीच में छोड़कर जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा इसमें दूरखिम के सिद्धांत को डाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे सामूहिक सिद्धिरता के बारे में, और आज हम इसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगला सिद्धांत दूरखिम का श्रम विभाजन, ठीक है। श्रम में समाज में जो होता है विभाजन, जो दूरखिम ने किया था, तो वह कार्य क्षमता के आधार पर किया था दूरखिम। इसमें क्या होता है कि समाज में श्रम विभाजन की प्रकारवाद और सामाजिक एकता के रूप में विश्लेषण किया। दूरखिम महोदय जो होते हैं, समाज में श्रम विभाजन के प्रकारवाद और सामाजिक एकता के रूप में विश्लेषण किया। ये उनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में ईस्वी में। यहाँ तक ये माना जाता है कि यह प्रथम प्रकाशित पुस्तक है इनकी। ये देखिए, यूजीसी नीट में पूछा गया था कि दूरखिम का जो 2023 में पेपर हुआ, तो उसमें पूछा गया कि दूरखिम का प्रथम पुस्तक कौन है, यानी कालक्रम के अनुसार सजाना था, लिखना था उसमें। तो यही है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रकाशित किया। श्रम विभाजन का उल्लेख हुआ 1893 में। सर्वप्रथम यह पुस्तक फ्रेंच में लिखी गई थी, डी ला डिवीजन डू ट्रेबल सोशल के रूप में, ठीक है। बाद में इसका नाम से प्रकाशित हुआ। बाद में यह अंग्रेजी भाषा में हुआ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नाम से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो दूरखिम ने लिखा था पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, वो सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो फ्रेंच भाषा में, ठीक है। ये डी ला डिवीजन डू ट्रेबल सोशल, और बाद में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से प्रकाशित हुआ। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है श्रम विभाजन, दूसरा है श्रम विभाजन के कारण परिणाम, और तीसरा है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, ठीक है। टालकट पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक विचार के इतिहास में श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस यूनिट में, पीजीटी में, समाजशास्त्र के, कि यह किसका कथन है कि सामाजिक विचार के इतिहास में श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो आप तो समझेंगे, हम समझेंगे, या कोई भी समझेगा कि श्रम विभाजन जो किया था दूरखिम ने किया था, तो दूरखिम नहीं कहा होगा था, लेकिन नहीं, इसमें कौन किया है? टालकट पार्सन्स ने यह थ्योरी दिया है। श्रम विभाजन के दूरखिम केंद्र विषय रहा है। दूरखिम का विषय केंद्र समाजशास्त्र में श्रम विभाजन रहा है। व्यक्ति और समाज के संबंध में इसमें देखने को मिलता है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में प्रकार की व्याख्या के माध्यम से श्रम विभाजन को बतलाया है। यानी कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, पुस्तक में जो दूरखिम है, प्रकार के व्याख्या के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन के प्रकार जो है दूरखिम जो बांटा है इस प्रकार है। प्रकार ऐसा कार्य, यानी कि प्रकार क्या होता है? ऐसा कार्य जो किसी व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देता है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वह प्रकार्य होता है, ठीक है। प्रकार जो होता है गति व्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। यानी गति व्यवस्था, जैसे कि रोटी बनाना, हाथ करघा चलाना, ये गति प्रदान करता है। आवश्यकता, श्वसन तंत्र, शरीर की आवश्यकताएं की पूर्ति करता है। तो ये आवश्यकताएं इससे पूर्ति होती है। क्या होता है? इससे आवश्यकताएं पूर्ति होती है। यानी कि गति व्यवस्था, रोटी जब बनाते हैं तो हाथ का
हाथ को हम लोग चलाते भी हैं, हथकरघा भी है तो चलाते हैं उसको। और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कि मान लीजिए श्वसन तंत्र होता है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है इनसे। ये प्रकार है। श्रम विभाजन से तात्पर्य जो है, यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति, श्वसन तंत्र, शरीर की आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। श्रम विभाजन से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, आधार पर श्रम समाज में उसको कार्य स्थिति पद प्राप्त हो। व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं और स्वयं पूर्ति नहीं करता, वह एक दूसरे पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, जिसके कारण वह व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है। श्रम विभाजन के कारण सामाजिक सुदृढ़ता का जन्म होता है। दुर्खिम ने सामाजिक सुदृढ़ता को दो रूपों में बताया है। इससे पहले आप देखिए श्रम विभाजन में जो है दुर्खिम महोदय जो है ये क्या है कि दुर्खिम महोदय श्रम विभाजन का बंटवारा कर दिया, कि यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्तियों को उसकी गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर समाज में उसको कार्य मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई टीचर है, टीचर का पद प्राप्त किया है, जैसे बीएड किया है, बीटीसी किया है, यूजी नेट किया है, तो उसको पद चाहिए समाज में शिक्षा प्रशिक्षण देने का, यानी कि वो टीचिंग का पद चाहिए। अगर उसको कोई दूसरा कार्य सौंपेंगे, लेबर का काम, मजदूरी का काम करने के लिए कहेंगे, तो वो करेगा नहीं करेगा अध्यापक। ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए एक जिसकी योग्यता कम है तो वो थर्ड फोर्थ ग्रेड का काम करेगा, यानी कि प्यून है, एक चपरासी है, तो उसको अगर श्रम का विभाजन किया गया है तो वह अपनी कार्य क्षमता के आधार पर वह काम करता है। अगर उसको और लिखने पढ़ने का कार्य दे दी जाए तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए यह प्रकार के योग्यता, यानी कि अगर किसी भी संस्था में है कोई भी व्यक्ति, तो उसको उसके कार्य क्षमता योग्यताओं के आधार पर ही उसको काम दिया जाना चाहिए। इससे होगा कि वह व्यवस्था बनी रहेगी। अगर उसकी कार्य क्षमता योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को पद न मिले तो उस समाज में, उस संस्था में, उस जगह पर व्यवस्था बनी नहीं रहेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं के आधार पर, उसको कार्य क्षमता के आधार पर पद मिलना आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बाद है दुर्खिम जो होते हैं सामाजिक सुदृढ़ता को दो रूपों में बताई, यानी कि श्रम विभाजन को दो रूपों में बांटा है। पहला है यांत्रिक सुदृढ़ता, एकता, और दूसरा है सावयव सुदृढ़ता। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें यांत्रिक सुदृढ़ता में श्रम विभाजन से यंत्रवत भांति समाज में सुदृढ़ता एवं एकता बनती है। इसकी विशेषता यह है कि सामूहिक चेतना, व्यक्तिवादिता का अंत हो जाता है समाज का। अब प्रभुत्व, दमनात्मक कानून, धर्म, विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है। यानी कि इसमें व्यक्तिवादिता, सामूहिक चेतना, व्यक्तिवादिता का अंत हो जाता है। समाज का प्रभुत्व, दमनात्मक कानून, धर्म, विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाएं होता है। यह यंत्रवत की भांति होता है। इसलिए यंत्र यानी कि यांत्रिक वस्तु, यंत्रवत मशीनें हैं। यंत्रवत में जो वह उसकी योग्यता के आधार पर उसके पार्ट पुर्जे लगे रहते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि व्यक्तिवादिता का अंत हो जाता है और समाज में दमनात्मक कानून होता है। यांत्रिक सुदृढ़ता में जो होता है दमनात्मक कानून होता है, और सावयव सुदृढ़ता में जो होता है प्रतिकारी कानून होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दमनात्मक कानून दुर्खिम की किस व्यवस्था में आता है? तो एकता, सामाजिक एकता में या यांत्रिक सुदृढ़ता में आता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सावयव सुदृढ़ता। सावयव सुदृढ़ता श्रम विभाजन की प्रक्रिया से एक व्यक्ति को अपने कार्यों के बाद
दूसरे अन्य कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इसके फलस्वरूप जिस एकता का विकास होता है उसे दुर्खिम ने स्वाभाविक सुदृढ़ता के नाम से जाना है, बताया है। ठीक है, यानी कि श्रम विभाजन के प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने कार्यों के बाद वह दूसरे के कार्यों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। और इस निर्भरता के कारण जिस एकरूपता का विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वाभाविक सुदृढ़ता कहा गया है। ठीक है, यानी कि जीव शास्त्र के रूप में इन्होंने बताया, जीव के रूप में बताया है। ठीक है, स्वाभाविक सुदृढ़ता को। ठीक ना, यानी कि जीव जो होता है, जीव के यानी शरीर का जो होता है सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर रहता है, एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से स्वाभाविक सुदृढ़ता को बताया है दुर्खिम ने कि समाज में जो होता है श्रम विभाजन की प्रक्रिया से व्यक्ति को अपने कार्यों के बाद अन्य कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। तो उसको फलस्वरूप जिस एकता का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वाभाविक सुदृढ़ता कहा जाता है। स्वाभाविक सुदृढ़ता की विशेषता होती है व्यक्तिवादिता, विभेदीकरण, विभिन्न पेशों का विकास। इसमें व्यक्तिवादिता का जन्म होता है, विभेदीकरण का होता है। ठीक है, विभिन्न पेशों का विकास होता है, प्रतिकारी कानून संबंध का महत्व होता है। इसमें जीव आपको बताए पहले कि जो यांत्रिक व्यवस्था में होता है, यांत्रिक सुदृढ़ता में होता है दमनात्मक कानून होता है, और जीव यानी कि स्वाभाविक सुदृढ़ता, स्वाभाविक एकता में जो होता है ये प्रतिकारी कानून होता है, और इसमें विभेदीकरण पाया जाता है, व्यक्तिवादिता होती है। ठीक है, श्रम विभाजन के कारण और परिणाम। श्रम विभाजन के कारण और परिणाम। श्रम विभाजन के कारण और परिणाम क्या है कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, और इस तथ्य के कारण जो समाज में परिवर्तन हुआ वह भिन्न भिन्न है, जैसे कि जनसंख्या, आकार एवं घनत्व। ठीक है, भौतिक घनत्व में नए समूह का निर्माण, नैतिक घनत्व में वृद्धि, नैतिक आवश्यकताएं में वृद्धि। श्रम विभाजन के अनुसार कार्य संपादित नैतिक दायित्व बनता है। सामूहिक चेतना का ह्रास, सामूहिक चेतना का ह्रास एवं पतन। वंशानुगत का घटता प्रभाव, यानी कि वंशानुगत का प्रभाव भी घटता है इसमें श्रम विभाजन के कारण। जैसे कि ये वंशानुगत में अगर देखा जाए किसी वंश का कोई राजा अगर एक बार उसके राज्य में जो होता है, राज्य में कोई उसका वंश राजा होता था, तो वही क्या होता था फिर अगले बार अगर कोई राजा बनता था तो उसी के वंश में से कोई एक राजा बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देख लीजिए आपके देश में ये अगर एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया देश में, भारत में, तो फिर से अब दूसरा प्रधानमंत्री उसी के घर से कोई नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या है दूसरे जात, दूसरे व्यक्ति के धर्म से भी बन सकता है। तो ये क्या है, वंशानुगत का ह्रास हो गया, यानी कि व्यक्तिवादिता का जन्म हुआ इसमें। ठीक ना, और जनसंख्या का आकार, यानी कि दुर्खिम का जो श्रम विभाजन है वो जनसंख्या का आकार एवं घनत्व से संबंधित है, भौतिक घनत्व से संबंधित। ये पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है श्रम विभाजन को असामान्य स्वरूप। जब श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में सुदृढ़ता एवं एकता स्थापित नहीं होता है तो उसे ही दुर्खिम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहा है। इसके जो बताया है दुर्खिम ने कि अगर श्रम विभाजन के कारण, श्रम विभाजन के फलस्वरूप भी समाज में अगर एकता स्थापित, सुदृढ़ता स्थापित नहीं हो सकता है तो उसको श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आदर्श विहीन श्रम विभाजन, जब एक दूसरे के सहयोग के बदले विकास में बाधक बनता है वह आदर्शहीन श्रम विभाजन कहलाता है। मान लीजिए कि जब एक दूसरे के सहयोग के बदले व्यक्ति क्या करता है, उसके विकास में बाधक बनता है तो वह आदर्शहीन श्रम विभाजन कहलाएगा। बलात् श्रम विभाजन, जब व्यक्ति के बीच में
एवं योग्यता के अनुसार कार्य न लेकर जबरन काम लिया जाता है तो वह बलात् श्रम विभाजन कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब श्रम विभाजन में व्यक्ति की उसकी रुचि एवं योग्यताओं के आधार पर काम नहीं दी जाती है, नहीं प्राप्त किया जाता है, बल्कि उसको जबरन दूसरा काम दिया जाता है, अन्य काम दिया जाता है, तो कौन से कार्य के अंतर्गत आएगा श्रम विभाजन के? तो बलात् श्रम विभाजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ये आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।